औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर मोहम्मद साकिब कुरैशीज़ ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th फिज़िक्स की टेक्स्ट बुक के बैक पर जो MCQs दिए हुए हैं उनका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उनको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। याद रहे कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में इन्हीं MCQs में से आपके MCQs आते हैं। चूँकि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, उसी कॉन्सेप्ट से MCQs बनते हैं। तो आइए पूरे वीडियो लेक्चर में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको कंबाइन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो पहला चैप्टर है हमारा, उनके MCQs पे आते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, द फिगर 1.26 शोज़ पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल पे आपसे रीडिंग पूछी जा रही है कि कितनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, वर्नियर स्केल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास जो रीडिंग आ रही है वो ये 6 है और 6 के बाद आ रही है यहाँ पर। तो आप 6 के बाद आ रही है, इसका मतलब है कि आपने लाइंस कैलकुलेट करनी है। तो 6 के बाद टोटल आपके पास जो है वो 5 लाइंस हैं जिनके बाद ये 0 आ रहा है। जैसे यहाँ पर आ रहा है 1 2 3 4 5। फिर इस 5 और 6 के भी बीच में वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि इसमें दोनों का सेंटर है। तो जो आपने रीडिंग यहाँ पर सेलेक्ट की है वो आपके पास आ जाएगी 6.55। फिर आपके पास क्वेश्चन है, 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स ईच ऑफ मास 27 ग्राम आर इमर्ज इन अ सिलेंडर हैविंग 20 cm क्यूब ऑफ वाटर। द रीडिंग ऑफ वाटर लेवल राइजेस टू 50। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्टील। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप कहते हैं कि आपके पास टोटल 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल्स थी और सबका मास आपके पास जो था वो 27 ग्राम था। ठीक है, और आपने इमर्ज किया है सिलेंडर में जिसका आपके पास जो है वो 20 cm क्यूब वाटर था। अब लेवल राइज हो गया 50 पर। आपके पास बेटा फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। मास आपके पास कितना हो जाएगा, 27 ग्राम की एक बॉल है, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा 270 ग्राम्स। और जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो डिफरेंस आपके पास 20 से रीडिंग चली गई, आपके पास वाटर लेवल राइज हो गया 50 पर, तो 30 का डिफरेंस आया। तो 270 को आप डिवाइड करेंगे 30 से, तो 270 डिवाइड बाई 30 आपके पास आंसर आ जाएगा 9 ग्राम पर cm क्यूब। फिर इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है बेटा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम इज इमर्स इन वाटर एज शोन इन फिगर 1.27। 1.27 फिगर आपको बताई गई है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज़ मेड। अगेन आपको डेंसिटी मालूम करनी है। आपको मास दिया गया है 100 ग्राम और साथ में आप अब वॉल्यूम देख सकते हैं। देखो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, पहले वॉल्यूम आपके पास था 50, फिर वॉल्यूम हो गया आपके पास 90। तो टोटल जो चेंज आया वो आपके पास 40 का आया। तो 100 को आपने 40 से डिवाइड कर देना है। जब 100 40 से डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5। ये आपके पास बन जाएगी उसकी डेंसिटी। यानी याद रहे कि आपको जो फार्मूला आपने यूज़ किया है डेंसिटी का वो आपके पास है मास अपॉन वॉल्यूम, और उसी फार्मूला से आपने इसको सॉल्व किया। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ दिस माइक्रोमीटर इन फिगर 1.28। अब 1.28 में आपके पास रीडिंग पूछ रहा है। तो अगेन जो आपको रीडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है वो एक तो बेटा आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, जो आपकी सर्कुलर स्केल है वो 6 के बाद नज़र आ रही है। तो 6 के बाद आपको नज़र आ रही है यहाँ पर रीडिंग, तो ये 6 इसीलिए आ रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि टोटल आपके पास जो है वो लाइन नंबर 13 मैच कर रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको स्केल पे दिखाता हूँ तो ये जो यहाँ लाइन मैच कर रही है वो 10 और 15 के बीच में लाइन नंबर 13 है। तो एक रीडिंग आपकी बन रही थी 6.5 और एक आपके पास आ गया 13। तो उनको प्लस करने के बाद आप आ जाते हैं 6.63 पर। वैसे बहुत आसान है कि चूँकि 6 का ऑप्शन ही एक ही दिया हुआ है, तो आप अगर इस वर्नियर जो सर्कुलर स्केल को नहीं भी देखते तो आप डायरेक्ट भी इस आंसर की तरफ पहुँच सकते हैं। फिर क्वेश्चन है, चिप रैपर इज़ 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.9 सेंटीमीटर वाइड्स, इट्स एरिया अप टू द सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपके पास जो है वो एरिया मालूम करने के लिए आप 4.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5.9 से, और कैलकुलेटर में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 26.55। चूँकि पॉइंट के बाद डिजिट्स आपसे मांगे गए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपसे पूछी गई हैं, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को भी आप कंसीडर करते हैं, आप ऐसे राउंड ऑफ नहीं कर सकते। फिर क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ वर इंट्रोड्यूस इज कॉल्ड एज। सर बेस क्वांटिटीज़ जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो हमारे पास
SI सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई थी जिसको हम नाम दे रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का। देन क्वेश्चन है ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज। तो सर एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल को हम बेसिकली नाम दे रहे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर का। फिर आता है इफ़ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर कैलिपर कॉन्साइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल, अगर दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो इसको हम नाम देते हैं कि ज़ीरो एरर आपके पास नहीं है, और ना ज़ीरो एरर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है अगर लाइन आपकी आगे या पीछे हो जाती है। ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ अ सिस्टमिक एरर, यानी ज़ीरो एरर आपके पास एक सिस्टमेटिक एरर है, इसमें ह्यूमन की कोई मिस्टेक नहीं है, रैंडम एरर नहीं है, ये सिस्टम की ख़राबी की वजह से एरर सामने आता है। लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इंटेंसिटी, ये सारी की सारी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। टोटल 7 आपके पास बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका यहाँ जिक्र किया जा रहा है। इन क्वांटिटीज़ से मिलकर जो बनने वाली क्वांटिटीज़ हैं उनको हम नाम दे रहे होते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ का। अब आता है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर 2 में आपके पास पहला MCQ है स्केलर क्वांटिटीज़ हैव डैश एंड सुटेबल यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछता है टाइम कितना हुआ है तो मैं उसको सिर्फ टाइम बता देता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे एड्रेस पूछता है तो फिर मुझे उसको ये भी बताना पड़ता है कि राइट पर टर्न लेना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है, तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ती है। विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हम कहते हैं सर मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, विच इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि टाइम आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स और वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटीज़ में। डिस्टेंस आपके पास बेटा स्केलर होता है, जबकि अगर ये सवाल इस तरह आ जाए डिस्प्लेसमेंट क्या है तो उसको फिर आप नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। याद रहे कि एग्जाम में इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हमें आ रहे होते हैं, तो हमें इसीलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर डिस्टेंस पूछा है आपसे तो वो तो स्केलर हो गया, लेकिन अगर इसको वो डिस्प्लेसमेंट कर देता तो यही चीज़ आपके पास वेक्टर बन जाती। फिर व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ms-2 भी लिखते हैं। और जैसे अगले सवाल में उसने वेलोसिटी पूछ लिया, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, जिसको हम ms-1 लिखते हैं। फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये MCQ समझ में आते जा रहे हैं और चैप्टर भी रिकॉल होता जा रहा है, और इसी तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस इसी चैनल पर आती रहेंगी। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो लेक्चर शेयर करेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। आप यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, अगर आप अपने स्कूल के नाम के साथ, अपने नाम और स्कूल के नाम के साथ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको क्लास 9th और मैट्रिक के ग्रुप में भी ऐड कर दूँगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आए तो वो भी डायरेक्टली आप लोगों तक पहुंचती रहे। चैप्टर नंबर 3 है बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, सर हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इनर्शिया वो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, चलता हुआ ऑब्जेक्ट चलने या रुका हुआ ऑब्जेक्ट को रुकने पर मजबूर करता है, जो फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं आप। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, सर क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी को हम नाम देते हैं मास का। देन क्वांटिटी ऑफ बॉडी कंटेन इन अ बॉडी, सर मोशन कंटेन इन अ बॉडी आपके पास मोमेंटम होता है। अगर मैटर कंटेन पूछा तो हमने जवाब दिया मास का, लेकिन अगर मोशन कंटेन पूछ लिया तो जवाब हो जाएगा मोमेंटम। फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता है सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो कहता है कि बॉडीज़ का जो टोटल मोमेंटम है वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन चेंज नहीं होता, तो इट विल रिमेन सेम। फिर आपके पास है वेट ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, चूँकि ग्रेविटेशनल पुल अलग हो जाएगा, ज़मीन पर रख के हम मेजर करेंगे डिफरेंट होगा, अगर आप उसको फर्स्ट फ्लोर पे मेजर करेंगे डिफरेंट होगा, और ऊपर हाइट पे ले जाएंगे तो डिफरेंट वेट देगा उसका। इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन, चूँकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। एक छोटी चीज़ को हिलाना है तो कम फोर्स से हिल जाएगा, एक बड़ी चीज़ को हिलाना है तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बेटा उसके लिए। फिर आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड, अगर ये सेंट्रीपिटल होता तो मैं कहता डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, ये सेंट्रीफ्यूगल है तो हम कहते हैं डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। फिर फ्रिक्शन अपोज मोशन बिटवीन टू बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट, बिकॉज सर फ्रिक्शन बेसिकली रफ सरफेस पे होती है, अगर हम ऑयल लगा देते हैं तो फिर फ्रिक्शन रिमूव हो जाती है। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस, सर ये रोलिंग फ्रिक्शन से ग्रेटर होती है, ये स्लाइडिंग से ग्रेटर होती है, ये काइनेटिक से भी ग्रेटर होती है, तो फिर आप कहते हैं सर ऑल ऑफ देम आर ट्रू। अ मैन पुल अ क्रेट ऑफ 25 kg अक्रॉस लेवल ग्राउंड इन हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास लग रही है 20 न्यूटन। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? आप F इज़ इक्वल टू ma का फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 60 आपके पास दिया हुआ है, इसको आप 25 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा F इज़ इक्वल टू ma से। देन क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस विल प्रोड्यूस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, डिफरेंट लाइन प्रोड्यूस कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करेगी। हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू एड डैश फोर्सेस एनी नंबर। आप हेड टू टेल रूल में मल्टीपल नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आप जो रिजल्टेंट होता है उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि दोनों का हेड और दोनों का टेल एक साथ हो। देन अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60। व्हाट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट? देखो वर्टिकल आपके पास जो है वो Fy है और Fy बराबर Fx होता है F cos थीटा के, Fy बराबर होगा F sin थीटा के। तो साइन 60 को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से तो आंसर आ जाता है। फिर क्वेश्चन है, अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़। जब उसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी तब आप उसे इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी वो आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तभी उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अ बॉडी इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइट टिल्ट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट इट्स लोवेस्ट पोजीशन। चूँकि अब उसके पास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका लोवेस्ट पोजीशन पे जाएगा अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में थी। अ बॉडी इज़ इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, चूँकि वो आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम था। नेक्स्ट है, बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सेम हाइट पर रहेगा सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि आप बात कर रहे हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। बंसन बर्नर को हम स्टेबल बनाते हैं, आपने देखा होगा नीचे से जो केमिस्ट्री लैब में पड़े होते हैं वो बंसन बर्नर, उसमें जो नीचे का बेस होता है वो इस तरह से बना हुआ होता है। ये बर्नर है तो उसका बेस इतना बड़ा बना होता है, तो हम कहते हैं सर जितना आप बेस एरिया बढ़ाएंगे उतना उसको खड़े रहने में आसानी होगी। अ टाइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल टू लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब आप देख रहे होते हैं कि जो लोग रस्सियों पर चल रहे होते हैं बेसिकली वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर डाउन कर रहे होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार इज़ इंक्रीज बाय, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज़ करते हैं। जो वो सर्कल बना रहे होते हैं उस सर्कल से आपने कभी देखा होगा कि जब वो टर्न करते हैं तो डिफरेंट सर्कल बना के टर्न करते हैं, वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर कर रहे होते हैं बेसिकली। चैप्टर 5 का बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, द स्प्रिंग्स इन ब्रेक्स एंड क्लचेज आर यूज, ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। जब आप ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक मारने के बाद वो ब्रेक वापस ऊपर की तरफ आता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मटेरियल रिकवर द ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, दिस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। जब वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है तो हम उसे इलास्टिक कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर इलास्टिक? अब अक्सर स्टूडेंट समझते हैं रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन स्टील ज़्यादा इलास्टिक है, चूँकि उसके अंदर इतनी रिस्टोरिंग फोर्स होती है कि वो अपनी शेप को चेंज नहीं होने देता, जबकि रबड़ फ़ौरन अपनी शेप को चेंज होने देता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर रबड़ लगाया हुआ होता है, लेकिन यहाँ याद रहे कि इसका करेक्ट आंसर स्टील है। इफ़ अ स्प्रिंग स्ट्रेच ईजीली देन इट्स स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। अगर आराम से स्ट्रेच हो रहा है तो उसके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू बहुत कम है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट? सर चूँकि F इजिकल टू KX होता है, X मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा तो K बराबर हो जाता है F अपॉन X के। F का यूनिट अगर न्यूटन है तो X का यूनिट आपके पास डिस्टेंस यानी मीटर है, तो वो न्यूटन पर मीटर या NM-1 बन जाता है। अच्छा, फिर आपके पास सवाल है, द स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ फॉर द अरेल एक्सटेंशन, एस्टिमेट फ्रॉम द ग्राफ आफ्टर एडिशन ऑफ विच वेट द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डैमेज। तो आप देख रहे हो कि 0.5 पर स्ट्रेट है, 1 पर स्ट्रेट है। जैसे ही 1.5 ऐड हुआ आपके पास वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो जो ये कर्व आपके पास आ रहा है वो 1.5 पे आ रहा है, तो आप कहते हैं कि सर 1.5 पे डैमेज होना स्टार्ट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर? सर न्यूटन फोर्स का यूनिट है, बाकी पास्कल, बार, एटमॉस्फेयर ये सब प्रेशर के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मेटल ब्लॉक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला है F अपॉन A यानी फोर्स अपॉन एरिया, तो 20/5 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन है, इन द फिगर 5.13 शोज अ कंटेनर विद 3 स्पाउट्स, द कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर, jets of water pour out of the spout, why does the jet of water from the bottom spout farthest out of the container? ये आपके पास 3 पोर लगे हुए हैं, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो आपके पास क्यों सबसे जो नीचे वाला है उससे ज़्यादा तेज़ी से पानी निकलता है? तो हम कहते हैं सर प्रेशर डेप्थ से इंक्रीज़ होता है।
तो जितनी ज़्यादा डेप्थ की तरफ वो जाता है उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6, द मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द अर्थ इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली यूनिवर्स के लिए, पूरी दुनिया के लिए कहा गया, पूरी यूनिवर्स के लिए, सिर्फ अर्थ या मून या जुपिटर के लिए नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू जी की आप सबको याद होनी चाहिए, हम क्लासेस में याद करते हैं 6.673 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है आपको, पर किलोग्राम स्क्वायर की जगह kg-2 लिखा हुआ है। फिर है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होता है, यानी टूवर्ड्स द अर्थ, तो वो ज़मीन की तरफ ही आ रहा होगा चूँकि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है। फिर है डैश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। ये बात बहुत छोटी क्लासेस से आपको समझाई जाती है कि न्यूटन वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने पहली मर्तबा एक्सप्लेन किया था इस प्रॉपर्टी को, ग्रेविटी की। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ विच इज़ करेक्ट, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, चूँकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम के, तो दोनों बातें सही हो गई। फिर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है हमेशा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, स्मॉल जी तो हम कहते हैं ना चेंज होता है यूनिवर्स में, मतलब आप मून पर जाएंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन कैपिटल जी कहीं भी चेंज नहीं होता। सो ग्रेविटेशन फोर्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, बट अगर ग्रेविटी आ जाए इसकी जगह तो वो भी डिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब आपके पास आता है अर्थ सरफेस पे, वैसे तो 9.8 होता है लेकिन हम इसको 10 भी कंसिडर करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन्स डैश लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। फिर है स्प्रिंग बैलेंस को हम वेट मेजर करने के लिए मालूम करते हैं। अच्छा, हम जब मून पर जाते हैं तो हमारा वेट कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। क्यों कम हो जाता है? चूँकि ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास चेंज हो रही है, mg आता है ना, मास इनटू ग्रेविटी। मास ऑफ अर्थ आपके पास होता है 6 एक्सपोनेंट 24 kg, कांस्टेंट वैल्यू है। नेचुरल सैटेलाइट मून है बेटा आपके पास। कम्युनिकेशन एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करती है 24 आवर्स में, बुक की लाइंस हैं। द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, कोई भी मास है उससे उसकी वेलोसिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। सैटेलाइट को ऑर्बिट्स के लिए हम रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और क्रिटिकल वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला होता है रूट स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर, यानी ग्रेविटी एंड रेडियस। चैप्टर 7 है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट विद पार्टिकल क्लोज टू द ईच अदर एंड दे आर वाइब्रेटिंग, तो ये सॉलिड हो जाते हैं बेटा। बर्निंग कैंडल आपके पास चूँकि गैस निकल रही होती है उसमें, तो वो आपके पास गैस की एग्जांपल है, धुआं बन रहा होता है। गैस जब लिक्विड बन रही होती है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। अगर सॉलिड से लिक्विड बनता है तो आप उसको मेल्टिंग कहते हैं। अगर लिक्विड से सॉलिड बनता है तो आप उसको फ्रीजिंग कहते हैं। और अगर गैस से लिक्विड से गैस बनता है तो आप उसको बॉइलिंग कहते हैं। सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, बाकी इनमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती बेटा उसकी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज कॉज्ड बाय कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, बेसिकली कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल, उसकी वजह से हो रहा है। इफ़ अ गैस इज हीटेड इन सील सिलेंडर, जब सील सिलेंडर पे आप जाएंगे तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है अगर एक सील कंटेनर को आपने हीट करना शुरू किया तो। A gas in a cylinder of fixed volume is heated. What will happen to the molecule? सर मॉलिक्यूल जो है वो तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेंगे चूँकि उनकी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। In a liquid, some energetic molecules break free from the surface. Even the liquid is too cold for bubbles to form. What is the name of the process? सर बेसिकली ये एवापोरेशन हो रही है जिसमें हमारे पास जो है वो वेपर्स रिलीज़ हो रहे हैं। What happens to the molecules of gas when gas change into liquid? गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो मॉलिक्यूल नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे के, और अगर लिक्विड से गैस में जा रहे होते हैं तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल दूर हो रहे होते हैं। अ सब्सटेंस इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -17 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 117, इन विच स्टेट द सब्सटेंस एग्जिस्ट टू -10 एंड 1। अब -10 पे वो आपको सॉलिड मिलेगी चूँकि मेल्टिंग तो -17 पे, और 1110 पर वो आपको लिक्विड मिलेगी चूँकि बॉइलिंग उसका 1117 पर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही जवाब बन जाएगा। चैप्टर 8 आपके पास आता है, इफ़ अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 मीटर देन व्हाट इज़ द वर्क डन। तो W = F.D होता है, यानी F आपके पास 6 है, D आपके पास 2 है, 6 × 2 आपके पास 12 हो जाएगा। फिर इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड
देन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली बेटा दोनों 1 है, तो आपके पास जो है वो 1 जूल इसका आंसर बनेगा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है, इफ अ मशीन परफॉर्म 20 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स। पावर का फॉर्मूला होता है आपके पास वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो 20 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे, 20 10 से डिवाइड होगा तो ये आपके पास बन जाएगा बेटा 2 वाट। वाट इसका यूनिट है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, एनर्जी पसेस इन द बॉडी वुड बी। सर आपके पास जो है वो 1 kg है, 1 हाइट है, फॉर्मूला लगता है mgh, m1 हो गया, h1 हो गया, g10 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 10 आ जाएगा। फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फिजन और फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियर एनर्जी रखते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विच इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम दोबारा वापस हासिल कर सकते हैं, तो सोलर एनर्जी जो सनलाइट से मिलती है और जो हवा से मिलती है, इनको दोबारा हासिल किया जा सकता है। द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, ये आपके पास एफिशिएंसी होता है बेटा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। कोल, गैस और ऑयल ये फॉसिल फ्यूल एनर्जी है आपके पास। फॉसिल का मतलब होता है उन ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिनल अभी आपके पास मौजूद नहीं है। डैश इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हम कहते हैं सर विंड एनर्जी जो है आपके पास इनमें से नॉट अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, बाकी इस वक्त जो एनर्जी दी हुई है वो रिन्यूएबल है। लास्ट चैप्टर आता है हमारे पास, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट कैपेसिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल। हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट आपके पास डिफरेंट होती है। फिर द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, चूँकि आप लिक्विड टू गैस जा रहे हैं तो इसको हम नाम देंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देन थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस, तो ये डेफिनेशन है बेटा आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अ फिक्स टेम्परेचर एट विच प्योर लिक्विड बॉयल, उसको आप बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे चूँकि फिक्स टेम्परेचर आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड टू चेंज, अब ये आपके पास सॉलिड टू लिक्विड आ रहा है तो इसको आप नाम दे रहे हैं फ्यूजन का। पहले लिक्विड टू गैस था तो आपने नाम दिया था वेपोराइजेशन का। जैसे फिर ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया, लिक्विड से आप गैस में जा रहे हैं तो ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा। बॉइलिंग और एवापोरेशन में ये फ़र्क होता है कि एवापोरेशन आपके पास किसी भी टेम्परेचर पे होती है, जबकि बॉइलिंग आपके पास किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ। रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देंगे तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड की टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड करती है और प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करती है, तो इसीलिए ऑल ऑफ देम इसका सही जवाब बन जाएगा। अच्छा, तो ये स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स थे फिज़िक्स के जिनको हमने डिस्कस किया। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़, बहुत सारी चीज़ें इसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको मिलती रहेंगी, यूट्यूब चैनल पर भी मिलेंगी। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स मिले। और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें ताकि उसकी वीडियो अपलोड करके एग्ज़ाम से पहले आपके लिए अपलोड कर दी जाए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।